हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे बेसिक न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं तो इस बार हम जो इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे वो हम ये कंटेंट डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक पार्ट में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कंटेंट है बेसिक एनाटमिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसकी यूनिट और क्वांटिटीज़। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम यूनिट और क्वांटिटीज़ के ऊपर थोड़ा डिस्कशन इसी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आइसोटोप, आइसोमर, आइसोबार्स। ठीक है, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, एक्सपोनेंशियल डिके, स्पेसिफिक एक्टिविटी, मोड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एंड पेरेंट डॉटर डिके। ठीक है, अब हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो देखिए, जिसमें हम बात करेंगे क्या एटॉमिक मॉडल के बारे में और कौन कौन से मॉडल आए थे। तो थोड़ा सा हम पहले वो देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो एटम होता है उसमें आपके क्या पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था? थॉमसन ने। ठीक है, फिर प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? आपका रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी चैडविक ने की। ठीक है, तो जब ये डिस्कवरी होती है ना, तो आपको ज़्यादातर क्या होता है, जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं या आपसे कोई पूछता है कि डिस्कवरी किसने की, तो ज़्यादातर याद नहीं रहता है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है जिसको आप याद रख सकते हैं, जिसका होता है ईट पर नाच। ठीक है, ETPRNECH, मतलब इलेक्ट्रॉन की थॉमस ने, फिर प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, एंड देन न्यूट्रॉन की किसने की? चैडविक सर ने। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि देखिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का क्या होता है? सिमिलर मासेस मतलब वेरी सिमिलर मासेस होते हैं, और ये क्या करते हैं? आपका एटम का वेट बनाते हैं। ठीक है, मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल मास के होते हैं। ठीक है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करते हैं शेल्स में, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। अंदर न्यूक्लियस के होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये आपकी इसके मास दे रखा है इसमें टेबल में, और आपका क्या दे रखा है? चार्ज। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि वो चार्ज लेस होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इस टेबल में आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एटॉमिक मॉडल्स की बात कर लेते हैं, जिसका हम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन एक बार देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में क्या था? आपका प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वाटरमेलन का भी इसमें एग्जांपल होता है। तो ये उन्होंने उनके हिसाब से जो एटम दिखना चाहिए वो इस तरीके का दिखना चाहिए, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। और ठीक है, ये एक पुडिंग की तरह एम्बेडेड हैं एटम में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये पुडिंग है। ठीक है, क्रिसमस पुडिंग। और इस तरीके का उन्होंने एजम्पशन किया था कि ये जो इसमें रेजिन्स लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है आपकी, बाकी जो पुडिंग का पूरा पार्ट है वो आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है। और या फिर आप वाटरमेलन का एग्जाम्पल ले लीजिए, बाकी पूरा रेड एरिया जो होता है आपका एडिबल, वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन उन्होंने अजम्पशन किया था। लेकिन ये मॉडल क्या हो गया था? रदरफोर्ड ने फेल कर दिया। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा? गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हाँ, जो ये मॉडल था ना, वो सर अर्नस्ट रदरफोर्ड ने कब किया था? 1911 में किया था। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद, और सिर्फ इन्होंने नहीं किया था, इनके साथ दो आपके हैंस गीगर एंड देन सर अर्नेस्ट भी थे। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, तीनों का मेजर रोल है, लेकिन जो अब हम मॉडल को जिस नाम से जानते हैं वो रदरफोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हमने यहाँ से जो रेज दी थी वो थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज, और ये जो फॉइल थी वो आपकी किसकी थी? गोल्ड फॉइल थी। ठीक है, ये किसकी थी? गोल्ड की थी। ठीक है, और हमने कौन से पार्टिकल यूज़ किए इसमें? अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें जब अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किए और ये गोल्ड फॉइल यूज़ की, तो क्या हुआ कि सर ने ये टेस्ट किया था कि ये मॉडल कितना एक्यूरेट है। तो इस हिसाब से, अगर ये मॉडल था तो इस मॉडल के हिसाब से आपका क्या हो जाना चाहिए था? मैक्सिमम जो रेस थी वो सीधे निकल जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब गोल्ड फॉइल से पास कराई गई आपकी अल्फ़ा रेस, तो कुछ सीधी गई, कुछ आपका डिफ्लेक्ट हुई, जैसे इसमें दे रखा है। कुछ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स थे, कुछ नॉन डिफ्लेक्टेड थे, और कुछ रिबाउंड भी होके आई। मतलब रिबाउंड पार्टिकल आपका ये शो कर रहा है, डिफ्लेक्ट। देखिए, जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही वो आपका एम्प्टी स्पेस को शो कर रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद आपका जो डिफ्लेक्टिव पार्टिकल है वो आपका क्या शो कर रहा है, और नॉन डिफ्लेक्टेड क्या शो कर रहा है, और रिबाउंड। रिबाउंड आपका कब होंगे, मतलब वापस कब आएंगे, जब बीच में कोई चीज़ से टकरा रहे हैं तभी तो वापस आ रहे हैं। और डिफ्लेक्ट कब हो रहे हैं, मतलब कोई फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये मॉडल तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल इससे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है रदरफोर्ड की हाइपोथेसिस क्या कहती है, ठीक है। ये देखिए साइज़, जो एटम का साइज़ है और जो न्यूक्लियस का साइज़, उन्होंने बता दिया कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके रिबाउंड पार्टिकल्स आ रहे हैं, और बाकी बहुत सारा स्पेस खाली है जिसकी वजह से काफ़ी देर सीधी भी ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके रदरफोर्ड ने बताई थी। अब इसके हिसाब से देख लेते हैं रदरफोर्ड ने और क्या क्या बताया था। अब ये देखिए एटम का साइज़ बड़ा है लेकिन न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है इस एटम के हिसाब से, और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो आपका वो कंसनट्रेट कहाँ है, बीच सेंटर में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें जो दे रखा है, इसमें दे रखा है देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मासेस ऑफ एन एटम रिजाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। बीच में आपका न्यूक्लियस होता है और उसमें ही आपके एटम का ज़्यादातर मास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं आपके सर्कुलर पाथ में, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये एटम, लेकिन इन्होंने ये भी बोला था कि जब ये रिवॉल्व करते हैं ना, तो अपनी एनर्जी, कोई चीज़ रिवॉल्व हो रही है तो अपनी क्या बोल, थ्योरी भी सर ने दी थी। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है और अगर अपनी एनर्जी लूज़ कर रही है तो वो एक दिन क्या मतलब क्या होगा, बाद में इसी में अंदर मिल जानी चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर चली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सर बोर्न ने इसमें थोड़े करेक्शन किए, जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें थोड़े करेक्शन किए सर ने। उन्होंने जो बताया था कि सर ने कि इसमें शेल्स का कंसेप्ट नहीं बताया था, और नील बोर्न ने इसमें ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट कर दिया जो ये थ्योरी काफ़ी सही हो गई। तो उन्होंने शेल्स के बारे में बता दिया कि उनकी एक डेफिनेट पाथ है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसमें पोस्टुलेट में क्या, ओनली अ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू इनसाइड द एटम while revolving in these discrete orbits these electron do not radiate energy, ये उन्होंने पोस्टुलेट दिया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये अपने ये देखिए, जैसे अगर सपोज हम इसका डायग्राम देखें तो ये हमारी जो शेल है उसको हम नाम देते हैं, पास वाली शेल का नाम होता है के, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद एम, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन और ये देखिए इसमें अलग अलग एटम होते हैं हर एक शेल में, जैसे कि पास वाली जो आपकी शेल है उसमें आपके 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर उसके बाद फर्दर आपके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो वेरी करेंगे, ठीक है। तो हर शेल का आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी फिक्स है, और उनका ट्रेजेक्ट्री क्या है, चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लूज़ करेंगे एनर्जी और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है वो नील बोर्न ने दिया था, और नील बोर्न ने क्या बताया, ये जो देखिए इसमें बस यही डिफरेंस है, न्यूक्लियस का कंसेप्ट बता दिया था रदरफोर्ड ने, और न्यूक्लियस का जब कंसेप्ट बताया रदरफोर्ड ने तो उन्होंने बीच में ये भी बताया कि हैवीली पॉजिटिव जो मतलब बॉडी है, क्योंकि न्यूक्लियस पर तो चार्ज होता नहीं है, तो अब प्रोटॉन का चार्ज बचा, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज का है कंसेप्ट तो वो रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। तो उन्होंने लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें ये शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसके जो अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो शेल्स में, ये शेल्स वाला कंसेप्ट आपके नील बोर्न ने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ओके उसके बाद है आपका लुइस डी ब्रोगली की आपका क्वांटम मॉडल, ठीक है। जैसे कि 1924 में आपके लुइस डी ब्रोगली ने क्या सब प्रपोज किया, वेव नेचर प्रपोज किया, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें दे रखा है कि अब इस मॉडल के हिसाब से क्या था, आपकी रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे गोल गोल, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का ना वेव नेचर भी होता है, तो ये ऐसे 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 से रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। अब डी ब्रोगली की इक्वेशन, अब ये देखो, ये इसके हिसाब से ये ऐसा मॉडल है ये, लेकिन 3D में वेरी करता है, ये चीज़ 2D में दे रखा रखी है, ये मॉडल काफ़ी वेरी करता है, ठीक है। आप 3D में इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब कैसा दिखता होगा। फिर उसके बाद डी ब्रोगली का इक्वेशन जो था वेवलेंथ का वो ऐसा था
ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एम एच अपॉन एम वी, दिस इज कॉल्ड ब्रोगली। ठीक, ब्रोगली इक्वेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे हर उसकी वैल्यू दे रखी है, जैसे एफ प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, एम मास है पार्टिकल का, वेलोसिटी आपका मूविंग पार्टिकल का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एटम में आपके जब आप एटॉमिक का जब सिंबल लिखते हैं तो उसके अराउंड में जो चीज़ें आप सिंबल्स के साथ लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपका एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है एक एटम में। एटॉमिक मास को में हम इलेक्ट्रॉन को इसलिए इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि उसमें नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन मास है और जो इलेक्ट्रॉन नंबर है, देखो इलेक्ट्रॉन मास जो है वो ऊपर शो होता है और इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो नीचे शो होता है। और ये जो सी है ये एटॉमिक सिंबल को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो है वो सिंबल को शो करेगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कार्बन का। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये जो एटम नंबर हैं आपके प्रोटॉन्स के अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग एटम्स होते हैं ना, जैसे उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, उनके नंबर के बेसिस पे। ठीक है, और एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे। तो क्या होता है इसमें 3 टर्म आते हैं आपके, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोमर। तो हम ये देख लेते हैं इनमें क्या रोल होता है इनका। तो आइसोटोप एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें आपका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है लेकिन आपका डिफरेंट न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। जिसके आप कार्बन का एटम ले लीजिए, यहाँ कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो ये जो है ये कार्बन ही, लेकिन ये अलग अलग तरीके का कार्बन कैसे है, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। जैसे कि आपके इसमें देखिए कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, लेकिन कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। फिर कार्बन 14 में आपके कितना है, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। फिर ये होता है आपका आइसोटोप का और एग्जांपल ले लीजिए आप आइसोटोप। अब इसमें देखा है एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसके आपने पहले भी देख लिया था। अब लेकिन इसमें क्या है, एग्जांपल चेंज कर दिया है। एग्जांपल में आपका इसमें दे रखा है क्लोरीन। अब क्लोरीन में क्या है, दोनों में 17 प्रोटॉन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन। तो ये दिक्कत ये मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है, 17 इसका भी एटॉमिक नंबर है, इसका भी एटॉमिक नंबर 7 है, और ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। ठीक है, 17 इसमें प्रोटॉन है, क्योंकि अब हमें पता कैसे चला कि आपका नंबर न्यूट्रॉन का ही वेरी कर रहा है, प्रोटॉन का वेरी नहीं कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो आपका क्या डिफरेंट के वेरी कर, ऐसा क्या वेरी कर रहा है जिसकी वजह से आपका एटॉमिक मास बदल गया। तो एटॉमिक मास बदला है आपका न्यूट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन हो गए और यहाँ 20 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, फिर आइसोबार की बात कर लेते हैं। आइसोबार में आपका क्या होता है, ऐसे एटम जिनका क्या होता है डिफरेंट एलिमेंट हो, जो मतलब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट विथ सेम एटॉमिक मास। ठीक है, आइसो मतलब होता है सेम और बैरोस मीन्स वेट, जिनका सेम वेट है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, हम सेम एलिमेंट का एटम ले रहे थे और उसमें कंपैरिजन कर रहे थे। अब यहाँ हम डिफरेंट एलिमेंट लेंगे और उनका एटॉमिक मास सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप जितने भी एग्जांपल देखेंगे ना एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पे ये देखिए सल्फ़र अलग हो गया, पोटेशियम अलग हो गया, कैल्शियम अलग है, क्लोरीन अलग है, आर्गन अलग है, लेकिन इनके जो एटॉमिक मास आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करके, वो आपके क्या आ रहे हैं 40 यूनिट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आइसोबार हैं, सल्फ़र, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, आर्गन, SPCCA। ठीक है, SPCCA। फिर उसके बाद आपके आइसोमर। ठीक है, आइसोमर, आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल, फिर मैरोस का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे भी होते हैं मतलब देखिए इसमें जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जिनकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या अदर प्रॉपर्टीज़, वो वेरी करती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है इनमें,
देखिए, जैसे आपने यहाँ पार्टिकल का अरेंजमेंट देखा ए बी सी डी से, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सब में है। लेकिन ये देखिए, ये इस तरीके से अरेंज हैं, ये स्ट्रेट अरेंज हैं, ये स्टेयर्स के फॉर्म में अरेंज हैं, ये इनका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये आपको टैप जैसा लग रहा है, तो ये अरेंजमेंट अलग है इनका। यहाँ पे ए बी डी एस ए बी डी सी ऐसे, और यहाँ पे ए बी डी ए, मतलब कुछ भी अरेंजमेंट, लेकिन मॉलिक्यूल सेम है, अरेंजमेंट अलग है, आइसोमर, ठीक है, इसे बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। चलो देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, या फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं इसके वीडियो के अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑल्सो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सो थैंक्स अ लॉट फॉर विजिटिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।